मणिपुर हिंसा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में घेरने के लिए पूरी रणनीति बनाई, एकजुट हो गया, इंडिया अलायंस बनाए, काली पट्टी बांधने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। आईटीपीओ का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ठीक 10 बजे हवन और पूजन करने के लिए प्रगति मैदान के इस नव सृजित आईटीपीओ सेंटर पहुंचे। वहां पर हवन किया, पूजन किया और यहीं से विकास का एक और शंखनाद हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत G20 सम्मेलन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। बहुत जल्द सितंबर माह में ही 9 से 12 तारीख तक के बीच में बहुत सारे कन्वेंशन ऐसे होने वाले हैं, बहुत सारे सम्मेलन ऐसे होने वाले हैं जिसमें देश विदेश की गणमान्य हस्तियां एकजुट होंगी, सेमिनार्स होंगे और यहीं से एक तस्वीर भारत के विकास की, भारत की संस्कृति की और भारत की सभ्यता की झलक दिखाता हुआ ये सेंटर पूरा विश्व देखने वाला है। आइए इस सेंटर की कुछ झलकियां हम आपके सामने रखते हैं और ये सेंटर अपने आप में क्यों खास है ये भी आपको बताते हैं। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री जब सुबह हवन और पूजन हो रहा था वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये तमाम कार्यक्रम हो रहे थे। इस कॉम्प्लेक्स का 2 चरणों में उद्घाटन हो रहा है। पहला हिस्सा तो आज सुबह का आपने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हवन करने के लिए पहुंचे और विधिवत रूप से यहाँ पर जैसे गृह शांति की जाती है, ठीक किसी भी संस्थान की स्थापना जब की जाती है तो वहां की भी शांति की जाती है, वही शांति पूजन आपने देखा। और अब ठीक शाम 6:30 बजे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे और यहां पर इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा और इसके उद्घाटन से पहले श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा। ऐसा नहीं है ये कोई पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों का सम्मान करेंगे। इससे पहले भी फिर चाहे वो काशी कॉरिडोर का निर्माण ही क्यों ना हो या फिर आपने कई ऐसी तस्वीरें अलग अलग मौकों पर देखी होगी, जो श्रमिक होते हैं उनका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए आज भी वही तस्वीर आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शाम 6:30 बजे पहले श्रमिकों का सम्मान करेंगे और फिर इस आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाएगा और न सिर्फ G20 का एक स्टाम्प रिलीज किया जाएगा बल्कि एक सिक्का भी रिलीज किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7:05 पर यहां से भाषण देंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, एक तरफ हम विपक्ष की रणनीति को इस तरीके से समझ सकते हैं जहां विपक्ष ये तैयारी कर रहा है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दें कि वो मणिपुर हिंसा पर अपना बयान दें, क्योंकि गृहमंत्री तो पहले से कह रहे थे कि वो बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विकल्पहीन विपक्ष के पास इस वक्त मौका सिर्फ यही है और इसे एक औजार की तरह वो इस्तेमाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के पटल पर आए और मणिपुर हिंसा पर अपना वक्तव्य दें। विपक्ष के पास एक मौका ये भी है कि वो इसी बहाने अपने ताकत का आकलन भी करे। ये उसके लिए इंडिया अलायंस का एक लिटमस टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ इस मौके के जरिए वो प्रयास करेंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन एक नैरेटिव जनता के बीच में सेट कर पाए कि जहां महिलाओं की बात होती है, जहां पर कानून और व्यवस्था की बात होती है, सरकार चर्चा करने से भागती है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर आप सरकार की रणनीति को देखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखेंगे तो इस कार्यशैली से आप ये समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर संसद में एक नियम के तहत चर्चा चाहते हैं और इस चर्चा को करने के लिए वो तैयार भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी वो अपनी उपलब्धियां गिनाने के एक मौके के तौर पर भुना सकते हैं। आप देखें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पिछली मर्तबा भी आप याद करिएगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले साल 2018 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया गया था, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। सरकार 301 सीट लेकर सदन के पटल पर पहुंची थी और अब तो आप ये देखिए ये 2024 का चुनाव नजदीक है, एक बार फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे एक अवसर के तौर पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिराने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये तो बात हुई पार्लियामेंट की। एक बार फिर से मैं आपको विकास की बात पर लेकर आती हूँ जहां पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कन्वेंशन सेंटर की जो बहुत सारे पैमानों पर उत्कृष्ट
साबित होता है। फिर चाहे आप वहाँ की अत्याधुनिक सुविधाओं की बात कर ले, वहाँ की कलाकृतियों की बात कर ले, जिसमें भारत की सांस्कृतिक सभ्यता की झलक दिखाई देती है। एक एक करके इसकी खूबियां मैं आपके सामने रखती हूँ। ये जो भव्य आधुनिक प्रगति मैदान आप देख रहे हैं, ये 2700 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें 7000 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। अब आप समझिए, जो ऑस्ट्रेलिया का जो ओपेरा आप देखते हैं, ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस, वो अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत है, एक उत्कृष्ट कलाकृति वो भी है। लेकिन यहाँ पर भी जो लोगों के बैठने की क्षमता है वो केवल 55,000 ही है, माफ कीजिएगा 5,555 ही है। लेकिन इंडिया के इस कन्वेंशन सेंटर की क्षमता 7,000 है। एक बार में 5,500 गाड़ियों की पार्किंग इस मैदान में की जा सकती है। 3,000 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर यहाँ पर है। और साथ ही साथ G20 के लिए जो ये कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, 9 और 10 सितंबर को यहाँ पर जो ITPO में G20 की बैठक होने वाली है, खुद भारत जब इसकी मेजबानी करेगा तो अपने आप में ये बहुत अद्भुत नज़ारा होगा। क्योंकि एक और आंकड़े के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भारत का ये कन्वेंशन सेंटर अपने उद्घाटन से पहले ही चीन के कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देने लायक गिनती में लिया जा रहा है। और पूरे विश्व के अगर 10 कन्वेंशन सेंटर्स की हम बात करें तो ये उन 10 कन्वेंशन सेंटर में अपने आप को एक प्रमुख स्थान पर रखता है। एक बार फिर मैं कोशिश करूंगी कि हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर से हम बात कर सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को और बीजेपी के काम करने की रणनीति को वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आप ये देखिए, एक तरफ जहां पर विरोधियों के वार को ये सरकार सह रही है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे बात मणिपुर हिंसा की हो तो सिर्फ मणिपुर हिंसा पर पिन पॉइंटेड ये चर्चा होगी। लेकिन चूंकि विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपना बयान दें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बयान देंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब चर्चा होती है, जब भी इसका समय और दिन चिन्हित किया जाता है, 10 दिनों के भीतर चूंकि ये चर्चा कराई जानी है, तो जब भी इसका दिन तय किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे एक अवसर के तौर पर लेंगे और यहाँ से वो न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों को गिना सकते हैं, बाकी साथ ही साथ इंडिया अलायंस को लेकर वो तमाम बातें जो अब तक वो अपने संसदीय बैठक में कहते आए हैं, इस इंडिया अलायंस के अलग अलग घटक दलों पर भी वो वार कर सकते हैं। उसका इंतजार तो आप करिएगा। लेकिन फिलहाल आज की तस्वीर पर मैं दोबारा आपको लेकर आती हूँ। आज सुबह की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कन्वेंशन सेंटर में पूजन करने के लिए पहुंचे। बेहद खूबसूरत ये कन्वेंशन सेंटर तैयार किया गया है। और जब मैं संस्कृति की बात करती हूँ तो संस्कृति की झलक भी इस कन्वेंशन सेंटर में दिखाई देती है। अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से कहें, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के लिहाज से कहें, जो 5 महाभूत हैं, जिसमें आप आकाश को गिने, आप पृथ्वी को गिने, आप जल को गिने, आप वायु को गिने और आप अग्नि को भी गिने, जो ये 5 महाभूत हैं, इसकी बहुत ही खूबसूरती से ये कन्वेंशन सेंटर इसे परिलक्षित करता है। अब आप सूरज के साथ अश्वों की बात करें तो इसकी झलक भी आपको इस कन्वेंशन सेंटर में दिखाई देगी। बेहद विशाल, बेहद खूबसूरत, बेहद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये कन्वेंशन सेंटर तैयार किया गया है। अब G20 समिट के लिए जब इस कन्वेंशन सेंटर में जब बाकी देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे तो जरा आप सोचिए, भारत का कितना ऊंचा स्थान, भारत के विकास की जो तस्वीर वो यहां से लेकर अपने देश में जाएंगे, उसका गुणगान सालों तक होता रहेगा। एक बार फिर अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सिडनी के ओपेरा की क्लास एग्जीबिशन हाउस से भी बड़ा है ये प्रगति मैदान। जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले ही किया कि वहां पर जहां 5,500 लोग ही एक बार में दाखिल हो सकते हैं, बैठ सकते हैं किसी भी सम्मेलन में, यहाँ पर संख्या 7,000 की है। अगर हम जर्मनी के हनोवर की बात करें तो जर्मनी के हनोवर कन्वेंशन सेंटर को भी प्रगति मैदान का ये कन्वेंशन सेंटर ITPO टक्कर देता है। शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर की यदि हम बात करें तो केवल अगर भारत का एग्जीबिशन सेंटर आप देखें 223 एकड़ में ये फैला हुआ है। वाकई में ये सेंटर बेहद विशाल और बेहद खूबसूरत, बेहद विहंगम दिखाई देता है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद जब इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे, वो श्रमिकों का पहले सम्मान करेंगे। श्रमिकों के सम्मान के बाद फिर यहाँ पर G20 को लेकर एक सिक्का और एक स्टैंप भी जारी किया जाएगा। ये भी अपने आप में बेहद खास है।
जब G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है और अपने आप में ये बेहद अद्भुत नजारा है। बहुत सारी मीटिंग्स तो इस सिलसिले में पहले से आप देख रहे हैं, लेकिन असल मीटिंग जो 9 और 10 तारीख को होने वाली है, जिसमें अलग अलग देशों के G20 देशों के जो साथी देश हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद होंगे और वाकई में यहाँ की जो तस्वीर वो अपने अपने देश में लेकर जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब भी इस तरीके के सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, वहाँ की मीडिया भी मौजूद रहती है। वहाँ की मीडिया जब यहाँ पर आएगी, देश के विकास की एक तस्वीर लेकर अपने अपने देशों की तरफ आगे बढ़ेगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त एक बार फिर आपके सामने रखते हुए शंघाई नेशनल एग्जीबिशन सेंटर की अगर हम बात करें, शंघाई एग्जीबिशन जो सेंटर है वो सबसे उत्कृष्ट सेंटर माना जाता है। जो 10 एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, लेकिन इन 10 एग्जीबिशन सेंटर्स को अगर टक्कर देने वाला कोई सेंटर तैयार हुआ है तो वो ITPO यानी भारत का प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर है। अब इससे व्यापार को कैसे बढ़ोतरी मिलेगी, इससे जरा हम समझते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को हम समझते हैं। देवेंद्र पराशर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, विरोधी चाहे कितने भी वार करें, विरोधी चाहे कितने भी आक्षेप लगाएं, कितने भी विवाद खड़े किए जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका ये है, वो एकदम फोकस्ड है। उन्हें जो करना है और जब करना है और जैसे करना है, उन्हें उस पथ से कोई डिगा नहीं सकता। वो अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहते हैं। फोकस क्या है उनका, एजेंडा क्या है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे समझा जा सकता है कि सरकार के मुखिया का एजेंडा क्या होता है या सरकार का एजेंडा क्या है। आज के अगर प्रोग्राम की बात करें कि शाम में जिस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन वो कर रहे हैं, वो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को, उस सोच को प्रदर्शित करने वाला एक और सबूत है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत को डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पे, जो वर्ल्ड पैरामीटर है, उसमें अपनी जगह बनानी है और अपने आप को खड़ा करना है। ऐसे में जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा कन्वेंशन सेंटर नहीं जहां पे कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हो सके, और चाहे किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हो, वो ना हो सके, कोई आपको म्यूजिकल कंसर्ट करना है, कोई आपको एग्जीबिशन करना है, अगर दुनिया के बड़ी कंपनियों को बुला के भारत में आप दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पर देखें कि क्या क्या किया जा सकता है, मेक इन इंडिया क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए वैसा वेन्यू होना चाहिए। और उसी सोच के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको रीडेवलप किया है। जो देश दिल्ली का प्रगति मैदान था उसको, और आज वो दिख रहा है कि दुनिया के टॉप 10 चुनिंदा अगर कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो उसमें एक ये है। और सिडनी के ओपेरा हाउस की बात करें, जिसमें बैठने की कैपेसिटी तकरीबन 5,500 है, इसमें 7,000 बैठने की कैपेसिटी है। और इसके अलावा बाकी जैसे पार्किंग की फैसिलिटी की बात कर लें या दूसरे पैरामीटर्स की बात कर लें, एम्पी थिएटर की बात कर लें, हर एक मामले में इस कन्वेंशन सेंटर को इस लिहाज से तैयार किया गया है कि दुनिया के किसी भी बड़े इवेंट का, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ का हो, कोई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन को लेकर हो, किसी भी मामले में ये उस पैरामीटर पे खरा उतरे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच रहती है और उसी के सोच का ये नतीजा है कि आज ये बन के तैयार हो गया। जिसमें आप तो सरकार की कार्यशैली को समझ रहे हैं और साथ ही साथ आप पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में विरोधियों के भी बयानों को जानते हैं, समझते हैं, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड वो किस तरीके की बातें करते हैं। अब जैसे मैं आज ही का एक एग्जांपल आपके सामने रखूं देवेंद्र, जब आज सुबह इंडिया टीवी पर ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मैंने ये प्रश्न पूछा कि क्या आपने ITPO कन्वेंशन सेंटर देखा, इस कन्वेंशन सेंटर को देखकर आपको क्या महसूस हुआ, तो उनका जवाब ये था कि मैं तो धरने पर बैठा हूं जी, मैंने तो कन्वेंशन सेंटर देखा नहीं। तो मेरे जहन में एक सवाल आया देवेंद्र, क्या विरोधियों को ये विकास दिखाई देता नहीं या फिर वो विकास देखने के बावजूद इसे नजरअंदाज कर देना चाहते हैं? क्योंकि जब वो विरोध करने के लिए आते हैं तो वो केवल विरोध करना चाहते हैं, वो जो बेहतर हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, उसकी तारीफ नहीं करना चाहते। और नहीं, देखिए, ऐसा सोचना, ऐसा कहना मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। किसी भी विपक्षी दल के नज़रिए से अगर आप देखें तो विपक्ष का काम ही यही होता है। अगर विपक्ष भी सरकार के सुर में सुर मिलाने लगे और सरकार के कामकाज पे तालियां बजाने लगे तो फिर डेमोक्रेसी के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती और विपक्ष के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं कही जा सकती। अब बीजेपी जब अपोजिशन में थी तब के बीजेपी के चाहे पार्लियामेंट के स्टैंड को देखें या पार्लियामेंट से बाहर के स्टैंड को देखें तो इसमें बहुत फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि वैसी चीज़ों पर
आप कम से कम एक सुर में बोलिए जो कि नेशनल इंटरेस्ट का है, वैसी चीज़ों पे एक सुर में बोलिए जो कि देश के हित में है और वर्ल्ड लेवल पे उसका मैसेज जाना है। उन चीज़ों पे ज़रूर पार्टी पॉलिटिक्स हावी नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि हमने पहले देखा कि चाहे कर्तव्य पथ का मामला हो, देश के पार्लियामेंट का मामला हो, या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मामला हो, या फिर आज के प्रोजेक्ट की बात कर लें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि राष्ट्र की धरोहर हैं। ये बीजेपी की धरोहर नहीं है, किसी दल विशेष की धरोहर नहीं है। इससे पूरी दुनिया में आप मैसेज देते हैं। इन पर अगर पॉलिटिक्स होती है तो वो निश्चित तौर पर अच्छी नहीं की जा सकती। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।